Hello everyone, I welcome you all to this channel, and this is CK Adav and I am here with the question answer of chapter 2 for class 5th. The title of this chapter is The Book of Nature. The Book of Nature अर्थात प्रकृति की किताब जो हम लोगों ने पढ़ा है, The Book of Nature. In the previous video we have studied the story and now we will do the question answers. Before starting the question answers, we will look at some of the important vocabularies related to this chapter. So the very first word here is inhabited. Inhabited. Inhabited, this word. INHABITED. Inhabited means बसा हुआ. Inhabit मतलब होता है बसना. Afraid, AFRAID, afraid. Afraid here means भयभीत, डरा हुआ. Okay, feel fear. Third here is remains. Remains का मतलब अवशेष, मलबा जो बचा हुआ है. Exist. एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व होना, किसी चीज का उपलब्ध होना. फेरी टेल्स. फेरी टेल्स मतलब परियों की कहानी जो हमें सुनाती है दादी और नानी. डिजर्ट मीन्स मरुस्थल. फॉसिल्स मीन्स जीवाश्म. जीवाश्म, फॉसिल्स, जीवाश्म क्या मतलब जानवरों एवं पुराने चीज़ों का मलबा जो बहुत दिनों बाद हमें सड़ा गला हुआ चीज़ जो दिखाई देता है वो फॉसिल्स कहलाता है. फिर है मेयरली, MERELY, मेयरली. मेयरली मीन्स होता है इसी तरह से. नेक्स्ट वर्ड इज फैसिनेटिंग, FASCINATING. फैसिनेटिंग मीन्स होता है रोचक अर्थात इंटरेस्टिंग. रफ, ROUGH, रफ मीन्स नॉट स्मूथ, मीन्स खुरदरा. पेबल्स पत्थर होते हैं. तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका, द बुक ऑफ नेचर का. हाउ कैन वी नो अबाउट आवर पास्ट हेरिटेज. हम अपने पास्ट हेरिटेज के बारे में कैसे जान सकते हैं. आंसर है वी कैन नो आवर पास्ट हेरिटेज बाय रीडिंग द बुक ऑफ नेचर. प्रकृति की किताब को पढ़कर हम लोग अपने पास्ट हेरिटेज के बारे में जान सकते हैं. मतलब पुरानी परंपरा, पुरानी चीज़ों के बारे में हम जान सकते हैं. क्या पढ़ के? बुक ऑफ नेचर को पढ़ के, प्रकृति की किताब को पढ़ के. व्हाट इन योर ओपिनियन डज द बुक ऑफ नेचर कंसिस्ट ऑफ. आपके विचार में क्या है जो प्रकृति की किताब है वो किस चीज से मिलकर बना है, उसमें क्या क्या होता है. आंसर है इन माई ओपिनियन. इन माई ओपिनियन, हियर शुड बी कॉमा. इन माई ओपिनियन द बुक ऑफ नेचर consists of mountains, seas, stars, rivers, deserts and fossils. इन चीज़ों से मिलकर हमारा बुक ऑफ नेचर बना है. अगर इन सभी चीज़ों का अध्ययन किया इसका मतलब हमने प्रकृति की किताब का अध्ययन किया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है इज हाउ कैन वी रीड नेचर्स स्टोरी. हम प्रकृति की कहानी को कैसे पढ़ सकते हैं. वी कैन रीड नेचर्स स्टोरी बाय नोइंग इट्स अल्फाबेट्स. मतलब हम लोग प्रकृति की किताब को पढ़ सकते हैं. कैसे? प्रकृति की किताब की जो अर्थात उसकी जो भाषा है उस भाषा के अल्फ़ाबेट्स को जान करके. चूँकि आप जानते हैं कि किसी भी भाषा को जानने से पहले उसके अल्फ़ाबेट्स जानना
जरूरी होते हैं, उसके अक्षर को पहचानना जरूरी होते हैं, वैसे ही अगर हम प्रकृति की किताब के अक्षर को समझ जाए तो हम प्रकृति की किताब को पढ़ भी सकते हैं। इट मीन्स वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ स्टोन्स, सीज, रिवर्स एंड मेनी फॉसिल्स आर फॉर्म्ड। इसका मतलब ये है, मतलब अल्फ़ाबेट्स जानने का मतलब ये है कि प्रकृति में पाई जाने वाली जो छोटी छोटी चीज़, छोटे बड़े चीज़ों हैं, उनका एक एक करके अध्ययन करें, जैसे कि स्टोन्स अर्थात पत्थर, सी समुद्र, रिवर नदी, और बहुत सारे फॉसिल्स जो है इसका निर्माण कैसे हुआ। अगर इस तरह से हम इसकी जानकारी रखते हैं मतलब हमने प्रकृति की किताब पढ़ने की भी क्षमता हमें है। नेक्स्ट है, वाई डज द ऑथर इंसिस्ट अपॉन स्टडिंग द नेचर। वाई डज द ऑथर इंसिस्ट अपॉन, ये जो लेखक है इस स्टोरी के, जो ऑथर है, वो क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं, अर्थात इंसिस्ट अपॉन मतलब किसी चीज़ पे जोर देना, वो क्यों जोर दे रहे हैं प्रकृति की किताब को पढ़ने को। आंसर देखते हैं, बिकॉज द ऑथर बिलीव्स, क्योंकि लेखक को यह विश्वास है, इफ अ मैन कैन लर्न स्टडिंग द नेचर, और व्यक्ति प्रकृति को पढ़ना सीख जाए, ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑल एग्जिस्टिंग बॉडीज ऑन द अर्थ। तो पृथ्वी पे उपस्थित, अच्छा दिखा नहीं होगा, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ। बिकॉज द ऑथर बिलीव्स, क्योंकि ऑथर को ये विश्वास है, इफ अ मैन कैन लर्न स्टडिंग द नेचर, कि अगर कोई व्यक्ति प्रकृति को पढ़ सकता है, ही विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द ऑल एग्जिस्टिंग बॉडीज ऑन द अर्थ, वो पृथ्वी पर उपस्थित हर एक चीज को समझ सकता है। इस वजह से ऑथर क्या करते हैं, इंसिस्ट अपॉन स्टडिंग द नेचर, प्रकृति को पढ़ने के ऊपर ज्यादा जोर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हियर, Who has written this letter and to whom? किसने इस पत्र को लिखा है और किसको लिखा है। किसने इस पत्र को लिखा है और किसको लिखा है। तो हम लोग जानते हैं कि इस स्टोरी को लिखने वाले कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू हैज़ रिटेन दिस लेटर टू हर डॉटर इंदिरा गांधी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को यह पत्र लिखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अबाउट व्हाट इज द ऑथर अफ्रेड। किस चीज़ के बारे में भयभीत है, किस चीज़ से डर रहे हैं ऑथर जो है, राइटर। आंसर हियर इज द ऑथर इज अफ्रेड दैट ही कैन ओनली टेल हर वेरी लिटिल इन हिज लेटर। वो इस बात से घबरा रहे हैं कि अपने पत्र के माध्यम से वो बहुत कम चीज़ ही लिख पाएंगे अपनी पुत्री को। और घबरा क्यों रहे, एक्चुअली दोनों जब एक साथ होते थे तो बहुत सारे विषयों पे डिस्कशन होती थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनकी जो पुत्री इंदिरा गांधी है एक दूसरे के समक्ष हुआ करते थे, तो अच्छी तरीके से हर एक सवाल का जो सवाल करती थी इंदिरा गांधी, उसका जवाब बारीकी से देते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। परंतु इन दिनों मैसूर में रह रही है इंदिरा गांधी, अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू के बेटी, और पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने निवास स्थल अर्थात इलाहाबाद में रह रहे हैं, वहीं से वो पत्र लिखते, तो घबराते हैं कि सारी बात को मैं नहीं लिख पाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो हाउ वाज आवर अर्थ। मतलब लाखों साल पहले हमारी पृथ्वी कैसी थी। आंसर हियर इज मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो देयर वर नो मैन और वोमेन लिविंग ऑन इट। इस पे कोई आदमी या औरत नहीं रहते थे, बिकॉज द अर्थ वॉज टू हॉट फॉर इट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। फॉर इट का मतलब कि लोगों का जीवन यहाँ संभव नहीं था, बहुत ज़्यादा गर्म था। जैसे अभी सूरज पे जीवन संभव है क्या, नहीं है, वैसे ही पृथ्वी बहुत गर्म थी, यहाँ पे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जीवन संभव नहीं था। So now we will see some MCQs, feelers, etc. Take the correct option. देखिए ये मैं वर्क दे रहा हूँ आप लोगों को, वर्क रहेगा आपका। कौन कौन सा वर्क रहेगा,
फिलर्स को करना है। आई कैन ओनली टेल यू वेरी लिटिल इन दिस डैश ऑफ माइंड, इन दिस लेटर्स ऑफ माइंड। तो इस तरह से आप स्टोरी पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे। फिर आपका क्लू बॉक्स है, ईयर्स, ओल्ड, फॉसिल्स, लिटिल, मैसूर, इलाहाबाद, माउंटेन। ये जो वर्ड्स है, ये जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को जो है आपको इन गिवन स्पेस में फिल करना है। आप स्टोरी को एक बार पढ़ेंगे बढ़िया से और तब इसको भरेंगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट को भी करना है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस मैंने करा दिया, ठीक है। अब जो है थोड़ा सा मैं इस ग्रामर पोर्शन में बताना चाहूँगा। टिक द करेक्ट वर्ड में, टिक द करेक्ट वर्ड जो है यहाँ सेक्शन बी में, इसमें क्या है, ये मेनी, मच, ए लिटिल, ए फ्यू, सम, मेनी, मच, मेनी, ए लिटिल, ए फ्यू, चॉक, चॉक्स, ये क्या यूज़ है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कंपैरेटिव यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स, कंपैरेटिव यूजेज ऑफ एडजेक्टिव्स, अर्थात विशेषण के तुलनात्मक प्रयोग। एडजेक्टिव क्या होता है? इन द प्रीवियस क्लास आई थिंक यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट इट। एडजेक्टिव के बारे में आप निश्चित तौर पे पढ़े होंगे प्रीवियस क्लास में। तो मीन्स क्लास 4th में आप पढ़े होंगे। क्लास 5th में मैं एक झलक आपको एडजेक्टिव के बारे में बता रहा हूँ कि एडजेक्टिव इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव जो होता है वो डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, अर्थात वो विशेषता को बताता है, किसी भी चीज़ की क्वालिटी को बताता है, उसकी क्वांटिटी को बताता है, क्वालिटी क्वांटिटी उसकी मेरिट डिमेरिट को बताता है, अर्थात वो डिस्क्राइब करता है कि कोई नाउन है तो वो कैसा है। ओके, तो यहाँ पे कंपैरेटिव यूजेस ऑफ एडजेक्टिव है। जैसे यहाँ मेनी और मच में कंपैरिजन में बता रहा हूँ। मेनी और मच दोनों का मतलब होता है बहुत, परंतु दोनों में अंतर क्या है? मेनी का यूज हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। मेनी मतलब बहुत, तो प्लूरल यानी ज़्यादा होगा, उसके लिए मेनी का यूज़ करेंगे, लेकिन वो काउंटेबल होना चाहिए, अर्थात जिसको हम गिन सकते हैं और वो एक से अधिक है, उसके लिए हम मेनी का यूज़ करते हैं। लेकिन मच का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, बहुत के सेंस में। ठीक उसी तरह से ए लिटिल, ए लिटिल का मतलब होता है थोड़ा, एकदम थोड़ा, लेकिन सकारात्मक। और अगर सिर्फ हम लिटिल बोल रहे हैं, इसका मतलब थोड़ा किंतु न के बराबर, उसका कोई मतलब नहीं है, कुछ है लेकिन वो ना के बराबर है, तो लिटिल। लेकिन ए लिटिल का मतलब थोड़ा, और ए फ्यू मतलब भी थोड़ा लेकिन सकारात्मक। फिर दोनों में क्या फ़र्क है भाई? इसके यूजेज में फ़र्क है। यूज़ में फ़र्क क्या है कि ए लिटिल का यूज़ हम जहाँ अनकाउंटेबल नाउन के पहले करते हैं, वहीं ए फ्यू का प्रयोग हम प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए करते हैं। सम और मेनी, देखिए सम का प्रयोग हम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ही सेंस में यूज़ करते हैं, मेनी का प्रयोग हम केवल काउंटेबल में यूज़ करते हैं। ठीक है, मच मेनी, फिर यहाँ मच देखेंगे, मच का प्रयोग हमने बताया ही आपको अनकाउंटेबल के लिए यूज़ करते हैं। चलिए अब देखते चलते हैं हम। देयर आर डैश ट्रीज इन द पार्क, देखिए ट्रीज है, पौधे, इसको काउंट कर सकते हैं और एक से अधिक है, इस वजह से यहाँ मेनी का यूज़ होगा, यानी देयर आर मेनी ट्रीज इन द पार्क। हरी टूक डैश बुक्स टू रीड ऑन द जर्नी, तो हरी टूक ए फ्यू बुक्स। देखिए अगेन बुक्स यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ ए लिटिल का यूज़ तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ए लिटिल क्या करता है? अनकाउंटेबल नाउन के पहले यूज़ होता है, अर्थात जहाँ पे ए लिटिल का यूज़ हम देखें तो ये डिटरमाइन करता है कि इसके बाद आने वाले नाउन अनकाउंटेबल होंगे। सो यहाँ हम ए फ्यू का यूज़ करेंगे, क्योंकि ए फ्यू का मतलब ये होता है, अर्थात इसका इस्तेमाल प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। तो ए फ्यू बुक्स, ओके, कुछ किताबें। कैन यू गिव डैश इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, देखिए इंफॉर्मेशन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो मेनी का यूज़ होगा नहीं, सम का यूज़ होगा। सम इंफॉर्मेशन यानी कुछ सूचना, सूचना अनकाउंटेबल होते हैं। हाउ डैश टाइम्स हैव यू बीन देयर, कितने बार वहाँ गया? तो टाइम्स का यूज प्लूरल काउंटेबल नाउन है, मेनी होगा। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन देयर, तुम कितनी बार वहाँ गए हो। नेक्स्ट है देयर आर डैश स्वीट्स लेफ्ट इन द बॉक्स, देयर आर ए लिटिल स्वीट्स, यहाँ स्वीट्स का मतलब मिठाई है। ओके,
ये अनकाउंटेबल के रूप में यूज़ हुआ है। अच्छा, देयर आर ए फ्यू स्वीट्स, ए लिटिल स्वीट्स, नहीं यहाँ स्वीट नहीं स्वीट्स है, तो हेयर माय डियर स्टूडेंट इसको काउंट करने के सेंस में यूज़ किया गया है, इस वजह से हमें क्या यूज़ करना होगा, ए फ्यू स्वीट्स लेफ्ट इन द बॉक्स, यानी बॉक्स में कुछ मिठाइयाँ बची हुई है। नाउ नंबर 6, हाउ मेनी पीसेज ऑफ डैश डू यू वांट, चॉक्स, हाउ मेनी पीसेज ऑफ चॉक्स, लिखने वाला बोर्ड पे जो लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, चॉक्स डू यू वांट, कितने चॉक के पीस चाहिए, कितने पीस चॉक चाहिए, तो ये प्लूरल काउंटेबल है, इस वजह से चॉक्स। चूँकि हाउ मेनी का यूज़ हुआ है, हाउ मेनी का यूज़ मतलब मेनी का यूज़ तो हम किस में करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के लिए। नेक्स्ट 7th है, देयर आर डैश रैट्स इन द टेम्पल, देयर आर मेनी रैट्स इन द टेम्पल, मच रैट नहीं, चूँकि रैट को हम काउंट कर सकते हैं, चूहों को काउंट किया जाता है, इस वजह से वो काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल। कैन आई टेक डैश एडवाइस फ्रॉम, देखिए एडवाइस अगेन यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन होता है, एफ यू नहीं होगा, ए लिटिल होगा, ए लिटिल एडवाइस फ्रॉम यू, ओके। देयर इज डैश मिल्क लेफ्ट इन द जग, सम मिल्क होगा, एक्चुअली हमने बताया कि सम का प्रयोग दोनों नाउन के बिफोर करते हैं, काउंटेबल या अनकाउंटेबल दोनों के बिफोर करते हैं। काउंटेबल आता है तो प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले सम का यूज़ होता है, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी सम का यूज़ होता है। मेनी का प्रयोग हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन के रूप में ही किया जाता है, इस वजह से यहाँ मिल्क जो है क्या है, अनकाउंटेबल है, मीन्स दैट इज़ नॉट, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, इसको सिर्फ हम मेज़र करते हैं, तो ये सम मिल्क हो जाएगा, ओके। नाउ रवि हैज़ डन डैश वर्क टुडे, ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, मेनी वर्क्स होता लेकिन ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, बहुत सारा काम उसने आज किया है। अब कहता है सेक्शन सी में, फॉर्म ऑफ स्ट्रेट नाउन्स बाय एडिंग अ सुटेबल सफिक्स, सफिक्स का प्रयोग, सफिक्स क्या होता है, जब किसी रूट वर्ड के बाद में कुछ जोड़ते हैं वो सफिक्स कहलाता है, रूट वर्ड के पहले कुछ जोड़ते हैं वो प्रेफिक्स कहलाता है। आप जानते हैं प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया गया है, तो यहाँ मैं उसके बारे में सफिक्स और प्रेफिक्स के बारे में बहुत कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ, सीधा आप समझिए, रूट वर्ड के बाद जो लगता है वो सफिक्स, जो पहले लगता है वो प्रेफिक्स, ओके। तो यहाँ पे गिवन वर्ड में सफिक्स यूज करके उसको अब स्ट्रेट नाउन बनाना, जैसे मैरी यहाँ पे वर्ब है, मैरी मतलब शादी करना, मैरी मीन्स शादी करना, मैरी यहाँ पे वर्ब है, इसको अब स्ट्रेट नाउन बनाना है, तो इसमें हम AGE ऐसा कुछ जोड़े, IAGE जोड़े और इसको हमने बना दिया मैरिज, अर्थात मैरी शादी करना, और मैरिज का मतलब शादी होता है या विवाह होता है। डिसाइड वर्ब अगेन, या वर्ब है तो इसका अब स्ट्रेट नाउन डिसीजन। ब्लाइंड ब्लाइंडनेस, डार्क डार्कनेस, एंड स्लेव स्लेवरी, स्लेव का मतलब गुलाम बनाना, स्लेवरी यानी गुलामी। नेक्स्ट फ्रेंड फ्रेंडशिप, फ्रेंड दोस्त, फ्रेंडशिप दोस्ती। चाइल्ड चाइल्डिश, चाइल्ड बच्चा, चाइल्डिश बचपन। ब्रेव ब्रेवरी, ब्रेव मीन्स बहादुर, ब्रेवरी मतलब बहादुरी। फ्री स्वतंत्र करना, फ्रीडम स्वतंत्रता। काइंड दया, काइंड दयालु होता है और काइंडनेस दया होता है। नाउ इन वोकैबुलरी पार्ट वी विल सी सर्कल द ऑड वन आउट, ऑड वन आउट करना है, मतलब जो ऑड है, जो बाकी से भिन्न है उसको सर्कल कर देना है, जैसे सैक, बॉल, कप, फॉर्क, प्लेट, स्पून। इसमें क्या है, सैक बोरी, बॉल कटोरा, कप, बॉल कप फॉर्क प्लेट स्पून ये सब के सब क्रॉकरी आइटम है, बल्कि सैक क्या है, एक बोरी है, ठीक है। तो सैक यहाँ पे क्या है, देखिए क्रॉकरी आइटम का मतलब जिसका किचन में यूज होता है वो क्या हो गया आपका क्रॉकरी आइटम हो गए, लेकिन सैक का मतलब बोरी होता है जी, तो यही ऑड है इसमें। नेक्स्ट है केबिन, चैलेट, कार, हॉट, बैंगलो, फ्लैट। देखिए यहाँ केबिन, चैलेट, हॉट, बंगलो, फ्लैट ये सब के सब रहने का स्थान है, बट कार
इज़ फॉर ड्राइविंग, वो कहीं यातायात का साधन है कार जो है, बाकी सब रहने का शेल्टर, एज अ शेल्टर हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कार ऑड वन हो जाएगा। बाकी अब बना लेंगे, देख लेंगे बनाया हुआ है, और बाकी ब्रेन आप यूज़ कर लेना। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स में जो वर्ड दिए गए हैं उसके करेक्ट मीनिंग, उसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग, उसको टिक करना है। जैसे ए टॉप, ए टॉप मीन्स क्या होता है, ए टॉप का मतलब सबसे ऊपर होता है, इसका बी आंसर हो जाएगा ऑन टॉप, ऑन टॉप। दूसरा ट्रांसफॉर्म, ट्रांसफॉर्म मतलब बदल देना, और वही मतलब चेंज्ड का है, तो चेंज्ड हो जाएगा। रिकॉल, रिकॉल मीन्स रिमेंबर, ओके। प्रिजन, जेल होता है, प्रिजन का मतलब जेल होता है, कैद। गॉट द हैंग ऑफ, गॉट द हैंग मतलब अंडरस्टूड, किसी चीज़ को जब समझ जाते हैं, आप स्किलफुल हो जाते हैं, तो कहा जाता है कि यू हैव गॉट द हैंग ऑफ, मीन्स यू हैव अंडरस्टूड, ओके। राइट करेक्ट प्रपोजिशंस डैट कम विद द फॉलोइंग वर्ड्स। देखिए कुछ वर्ड्स है जो फॉलोड बाय सम ऑफ द प्रपोजिशन है, इसके साथ ऐसा ही प्रपोजिशन आते हैं, फिक्स्ड प्रपोजिशन का पार्ट है, होता है ये। जैसे वेट के साथ फॉर आता है, वेट फॉर, बोले आई कॉल्ड हिम वेटिंग फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट रुकने के लिए। वेट फॉर मी, वेट फॉर योर फादर, ओके। तो वेट फॉर के लिए इंतजार करना। अडेप्टिंग, किसी चीज़ में तुल्य होना, स्किल्ड होना, जैसे बोले ही इज अडेप्टेड इन इंग्लिश, वह इंग्लिश में दक्ष है, ओके। अप्लाई टू भी होता है, अप्लाई फॉर भी होता है। अप्लाई अगर तेल साबुन शैम्पू करते तो अप्लाई टू आवर बॉडी, अप्लाई टू आवर हेयर, लेकिन अप्लाई फॉर कोई फॉर्म भरते हैं तो अप्लाई फॉर, जैसे बोलते हैं आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश टीचर, ओके। एकस्टम्ड टू, एकस्टम्ड के साथ टू होता है, ये रिवाज होता है या फिर आदत हो जाना। जैसे ही इज एकस्टम्ड टू वॉचिंग सिनेमा, वो सिनेमा देखने का आदी हो चुका है। बी अवेयर ऑफ होता है किसी से सावधान रहना, एग्री विद होता है किसी से सहमत होना, अफ्रेड ऑफ किसी चीज़ से भयभीत होना, गिल्टी फॉर क्षमा मांगना, प्रोटेक्ट फ्रॉम किसी चीज़ से बचाव करना, सुरक्षा करना, एक्यूज्ड ऑफ दोषी होना किसी चीज़ का, जैसे बोले यू आर एक्यूज्ड ऑफ दिस मर्डर, यू आर एक्यूज्ड ऑफ दिस मर्डर, तुम इस मर्डर के दोषी हो, मुजरिम हो। सिमिलर टू, सिमिलर के साथ टू आता है, अप्रूव ऑफ होता है, बिलोंग टू, कॉन्सेंट फॉर होता है किसी चीज़ के लिए अनुमति, जैसे बोले कि तुम स्कूल जो है एक एजुकेशनल टूर ऑर्गेनाइज किया है, लेकिन इसमें सारे बच्चों का पेरेंटल कॉन्सेंट होना चाहिए। कॉन्सेंट फॉर मतलब यू हैव टू गेट कॉन्सेंट फॉर द टूर, इस टूर के लिए आपको अपने पेरेंट्स से कंसेंट होना चाहिए। मतलब कंसेंट फॉर का मतलब यहाँ पे है टू बी परमिटेड फॉर, किसी चीज़ के लिए परमिशन मिलना। लुक, लुक इनटू या लुक एट होता है, लुक इनटू द मैटर किसी चीज़ का छानबीन करना, लुक एट मतलब किसी चीज़ की ओर देखना, और बोले लुक एट मी, लुक एट द बोट। बिलीव इन, बिलीव के साथ इन का यूज करते हैं, बिलीव इन मतलब वे विश्वास करना, जैसे बोले आई बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मैं भगवान की अस्तित्व में विश्वास करता हूँ। ही बिलीव्स इन हार्ड वर्क, वह कठिन परिश्रम करने में विश्वास रखता है। नाउ नोन फॉर, नोन फॉर मतलब के लिए जाना जाना, बोले महेंद्र सिंह धोनी इज नोन फॉर हिज हेलीकॉप्टर शॉट। अगर आप क्रिकेट मैच देखते हैं, आई थिंक ऑफ कोर्स यू वुड बी द फैन ऑफ आवर कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। नोन फॉर का मतलब के लिए प्रसिद्ध होना, के लिए जाना जाना, बोले कि महेंद्र सिंह धोनी इज वेरी वेल नोन फॉर हिज हेलीकॉप्टर शॉट। जेलस टू किसी से जेलस होना। सो नाउ स्पीकिंग पार्ट में आप क्या करना है, कन्वर्सेशन करना है, लेकिन मैं जो वर्क देता हूँ आपको कि जितने सारे क्वेश्चंस इसमें किए जा रहे हैं उसका आप
आंसर प्रिपेयर करके आएंगे, जब मैं पूछूं आप बताएंगे। जैसे व्हाट्स योर फुल नेम, व्हाट आर यू फेमस फॉर, मतलब किस चीज़ के लिए तुम प्रसिद्ध हो। डू यू लाइक टू रीड, ऐसा कुछ भी सवाल होंगे उसका जवाब आप प्रिपेयर करके आएंगे। सो दिस वे माय डियर स्टूडेंट्स वी कंप्लीटेड द सेकेंड चैप्टर ऑफ इंग्लिश फॉर क्लास 5th। सो थैंक यू।